चलो, तो अब हमको क्या पढ़ना है? इशू ऑफ डिवेंचर। हमको जो स्टार्ट करना है वो करना है इशू ऑफ डिवेंचर। तुम्हारे जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट्स अपन ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। यदि तुम पढ़ो तो तुम्हारा तो ये कहना है कि सर नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। तो इसलिए सर हम प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है। दैट्स टू गुड। आगे बढ़ें। चलो, तो इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी अकाउंट का हिस्सा है। शेयर हमने पढ़ा, शेयर के साथ में ये भी है एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा टॉपिक। इसकी शुरू करते हैं। तो देखो डिवेंचर क्या होता है ये। तो डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर हमेशा दे चुका हूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तुम बुक में देख के करेक्ट कर लेना, पर बोल तो सही रहा हूँ ना, दैट्स इट। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है जो ये शो करता है कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट विच शोज इंडेप्टनेस ऑफ कंपनी। ये डिवेंचर एक ऐसा लेटर है, ऐसा कागज है या ऐसा पत्र है या एक ऐसी रिसिप्ट है जो ये बताती है कि हाँ, कंपनी ने किसी पर्सन से उधारी ले रखी है, डेट यानी लोन लेके रखा है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि डिवेंचर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन लेंडर एंड कंपनी। लेंडर यानी उधारी देने वाला, जिस बंदे ने कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं उसके और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है? कहलाएगा डिवेंचर। हाँ, डिवेंचर लेने वाला पर्सन, जैसे बल्ब लगा है ना, तो इस बल्ब जहां लटक रहा है उसको क्या बोलते हो? होल्डर। बल्ब होल्डर बोलते हो ना, है ना। ऐसे ही जो बंदा डिवेंचर ले लेता है वो क्या कहलाता है? डिवेंचर होल्डर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिवेंचर होल्डर। कोई क्रिकेट प्रेमी हो तो बोले सर वो एक बॉलर है जेसन होल्डर, है ना। तो जिस बंदे, जैसे शेयर जो बंदा खरीद लेता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो डिवेंचर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर, है ना। ये होल्डर हैं जिन्होंने डिवेंचर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिवेंचर होल्डर इन कंपनी में डिवेंचर होल्डर की पोजीशन क्या है। तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या है? लेंडर है या फिर क्रेडिटर है। बराबर, तुम क्रेडिटर या लेंडर दोनों में से जो भी लिख दोगे दोनों सही हैं, बस चेकर का माइंड क्या काम करता है ना। अदरवाइज बातें की है, दोनों लायबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, हो रहा है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ने जो इसकी डिफिनेशन दी डिवेंचर की, कंपनीज एक्ट 2013 इन्होंने डिवेंचर की डिफिनेशन दी और उस डिफिनेशन को मैं क्या बोला? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30। देखो, कोई भी एक्ट हो इस दुनिया में, कोई सा भी एक्ट हो भारत सरकार का, उसका जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन 1, धारा 1 जो होती है वो होती है उसकी अप्लीकेबिलिटी की, कि वो एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, पूरे भारत में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। जैसे पहले 5 अगस्त 2019 की 5 अगस्त 2019 से पहले इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी लॉ, इंडियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती थी, जो एक्ट बनाती थी, वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। वो स्पेशल स्टेट था, है ना। वो वहाँ के राजा हरि सिंह गौर और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच का एग्रीमेंट था कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ के लिए स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। कुछ लॉज ऐसे होते थे जो अप्लाई होते थे, बाकी सारे एक्ट, मैक्सिमम 90% एक्ट अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन जब उसको 5 अगस्त 2019 को जब वहाँ से धारा 370 हटा दी गई और आर्टिकल 30 हटा दिया गया, उसके बाद वो भारत का हिस्सा हो गया। हिस्सा तो पहले भी था, कश्मीर तो अपना ही है चल देंगे किसी दिन। तो उस दिन के बाद से वो जो फाउंडेशन थी
है ना, वो हट गया। तो अब जितनी भी चीजें हैं जो पहले नहीं अप्लाई होती थी वो भी अब अप्लाई होने लग गए हैं। ठीक है, चलो। तो सेक्शन 1 अप्लीकेबिलिटी का होता है, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस का होता है। सेक्शन 2 हमेशा किस बात के लिए होता है? डेफिनेशन का होता है। यानी इस एक्ट में जो भी वर्ड यूज हुए हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन शब्द का मीनिंग तुम्हें जानना हो तो हमेशा उस एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ लो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक, अब सेक्शन 2 तो ठीक है, लेकिन एक ही डेफिनेशन है क्या? नहीं, बहुत सारी हैं, इसलिए उसके लिए बनते हैं सब सेक्शन। उसके लिए क्या बनते हैं? सब सेक्शन। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 2 3 ऐसे चला जाएगा। ठीक, उसमें से 30 नंबर का जो सब सेक्शन है वो डिवेंचर की डेफिनेशन देता है। और डिवेंचर की क्या डेफिनेशन देता है कि डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। सर बिल्कुल समझ में नहीं आई, है ना। देखो इन्होंने क्या बोला कि डिवेंचर इंक्लूड्स, मतलब जब किसी की भी डेफिनेशन पढ़ो और वहां पे लिखा हो इंक्लूड्स, इसका मतलब है कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब ये चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक, फिक्स नहीं है कि क्या है इस डेफिनेशन में। इंक्लूसिव में फिर बाद में कुछ और भी एडिशंस हो सकते हैं। इन फ्यूचर समय को देखते हुए कोई गलतियां पाई जाएंगी तो फिर किन्हीं और चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इनका क्या कहना है कि डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर का यदि आपके पास स्टॉक है या फिर आप कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है तो बॉन्ड को भी क्या माना जाएगा? डिवेंचर माना जाएगा। बराबर, इंक्लूड्स स्टॉक एंड एनी अदर, और भी यदि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी को क्या एविडेंस देता है डेट का, उधारी का, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का जो इस बात की पुष्टि करता है, सबूत देता है कि ये क्या है? डेट है, उधारी है, तो वो भी क्या कहलाएगा? डिवेंचर। बराबर, चाहे उसके अगेंस्ट कंपनी की एसेट में चार्ज हो या ना हो। सर चार्ज मतलब वो अपन चार्जर में मोबाइल लगाते तो चार्ज होता है, ऐसा वाला चार्ज का मतलब होता है गिरवी रखना, सिक्योर्ड। तो डिवेंचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिक्योर्ड होता है, चार्ज ऑन एसेट होता है। यानी कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी या कंपनी जब भी अपने लायबिलिटीज का पेमेंट करेगी तो जो रैंकिंग आएगी पेमेंट देने के, ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा, वो पहला इन लोगों का होगा। एसेट बेच करके कंपनी सबसे पहले अपनी उधारियां चुकाएगी। ठीक, बराबर। आगे बढ़ें तो चलो आगे चलते हैं हम और हम समझते हैं। हालांकि इनके बेसिक लेक्चर रिकॉर्डेड हैं और ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत अच्छे से बोर्ड में सब कुछ लिख करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, फिर भी थोड़ा सा और अब इसके जो हमें मेन चीज देखनी है वो देखनी है टाइप। इसके कैरेक्टर वगैरह सब कुछ मैंने बहुत पहले अपलोड कर चुका हूं, देख लेना। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अच्छा, यहां पढ़ोगे तो तुम्हारे बीएस का भी एक चैप्टर यहां से कंप्लीट होता है शायद, सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा करके है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा करके कोई चैप्टर है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आती हैं बीएस में। 11th में भी है, 12th में भी है ना। मान लो ऐसा तुमने छोड़ दिया हो 11th में तो अब पढ़ लो। देखो, तो एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और होता है बियरर डिवेंचर। एक टाइप क्या हो गया? रजिस्टर्ड, और दूसरा क्या हो गया? बियरर। बियरर को तुम क्या कह सकते हो? अनरजिस्टर्ड। बियरर को क्या कह सकते हो? अनरजिस्टर्ड। ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब वो डिवेंचर जिसके लिए कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, पूरी की पूरी डिटेल नोट करके रखी है ना। जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल में तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है ना, अटेंडेंस, स्कॉलर नंबर, जाति, उम्र, सब कुछ लिखा रहता है, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा रहता है, आधार कार्ड नंबर के साथ फोटो चिपका के, है ना।
बराबर है। ऐसे ही यदि कंपनी तुम्हारी पूरी डिटेल मेंटेन करती है तो दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है तो अनरजिस्टर्ड या फिर बियरर डिबेंचर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो तीसरा जो टाइप है वो है सिक्योर्ड, और चौथा क्या है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को नेक्ड डिबेंचर भी बोला जाता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड को क्या बोला जाता है, नेक्ड। सिक्योर्ड मतलब जिसके लिए एसेट्स स्पेसिफाइड है, जिसके लिए क्या है, एसेट्स स्पेसिफाइड है कि भैया ये वाली एसेट बेच के तुम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देना, ठीक है। तब जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, कोई भी एसेट को चार्ज कर दिया कि ये डिबेंचर होल्डर के लिए चार्ज कर दी हमने, है ना, मॉर्टगेज कर दी कि भैया यदि डिबेंचर होल्डर का ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं होता तो आप ये वाली एसेट बेचना और ले जाना, तो वो है सिक्योर्ड। और ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वो क्या है, नेक्ड डिबेंचर है ना, और मतलब अनसिक्योर्ड है, ठीक। उसके बाद होता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। चौथा टाइप जो पांचवा है वो है रिडीमेबल, रिडीमेबल, और छठा है इरिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल का क्या मतलब है ये समझो। डिबेंचर मैक्सिमम लाइफ जो डिबेंचर की होती है वो होती है 10 ईयर्स, इससे ज़्यादा के लिए इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी कंपनी यदि स्पेसिफाई कर दे कोई डेट कि हम आपका रिडम्पशन कर लेंगे, रिडम्पशन यानी आपने ये जो आज हमको पैसे दिए हैं इसके बदले हमने आपको ये एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, प्रेम पत्र दे रहे हैं कि ये ले जाओ, लाख रुपए का आपने हमको उधारी दिया है, इस उधारी का भुगतान पेमेंट हम इस डेट को कर देंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 महीने, 6 महीने, जो भी डेट आपने दे दी कि इस दिन हम आपका रिपेमेंट कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रिडीमेबल डिबेंचर। और आपने उसको कोई डेट नहीं दी, कोई वादा नहीं किया, खाली सेटिंग चल रही तुम्हारी, है ना, पत्रिका नहीं छपवाई तुमने, पत्रिका छपवा ली तो रिडीमेबल है, और नहीं छपी तो इरिडीमेबल है, बराबर है। डेट स्पेसिफाई नहीं की कि कब तुम्हारा रिपेमेंट होगा, तो फिर वो क्या है, इरिडीमेबल है। फिर बहुत झुकना पड़ता है। 7th कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। सबके आगे डिवेंचर लगा है ना, ऐसा एज्यूम करके रखना। कन्वर्टिबल मतलब आपने जब रिडम्पशन का वादा किया तो पेमेंट है, पेमेंट कैसे भी हो सकता है, कैश भी दे सकते हो और काइंड में भी हो सकता है। तो आपने इससे क्या वादा कर लिया कि हम तेरे को कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या बात हो गई यार, कन्वर्ट कर देंगे, हैं पुरुष है तो महिला बनाओगे, महिला है तो पुरुष बनाओगे, कोई बात होती, भगवान हो क्या। नहीं, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आप डिबेंचर होल्डर हो, हम आपको डिबेंचर होल्डर ही रखेंगे, लेकिन डिबेंचर नहीं, हम आपको हो सकता है शेयर में बदल दें। वादा क्या करा कंपनी ने कि हम आपको होल्डर तो बना के रखेंगे लेकिन डिबेंचर की जगह शेयर में कन्वर्जन कर देंगे, या फिर नए तरह के डिबेंचर में हम आपका कन्वर्जन कर देंगे। यदि ये वादा है तो कन्वर्टिबल, और कोई वादा नहीं है तो नॉन कन्वर्टिबल। उसके बाद 9th टाइप। 9th टाइप का होता है फर्स्ट डिबेंचर, नाम है ना, और 10वां टाइप होता है सेकंड डिबेंचर। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब है कि जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी तो इन दोनों में से, मतलब डिबेंचर होल्डर को तो पेमेंट देना है, वो तो पहले नंबर पे, लेकिन पहले पे भी जो पहला है वो है फर्स्ट और दूसरा क्या है, सेकंड। या फिर तुमने एसेट्स को मॉर्टगेज कर दिया डिबेंचर के लिए, तो पहला पेमेंट जिसके लिए जाएगा वो फर्स्ट डिबेंचर, और दूसरा पेमेंट जिसको जाएगा वो सेकंड डिबेंचर, ठीक है। जैसे घर में दो भाई हैं, है ना, अपने गुर्जर साहब हैं और इनका एक और बड़ा भाई है, तो पहले ब्याह किसका होगा, बड़े भाई, वो फर्स्ट डिबेंचर। पहला नंबर किसका लगा, बड़े भाई का, तो वो फर्स्ट डिबेंचर। तो जब भी पेमेंट की बारी आएगी तो जिस डिबेंचर में भी जिसको प्रेफरेंस मिलेगा वो फर्स्ट डिबेंचर और बचे हुआ सेकंड डिबेंचर, ठीक है। थर्ड फोर्थ भी हो सकते हैं क्या, हाँ कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, ऐसा अब ये तो लेके भाग जाओ तो फिर यार तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को। देखो ऐसा कुछ चल रहा है क्या अपना? हम मंत्र आते हैं अपने को, पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। चलो देखो, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड डिवेंचर और डीप डिस्काउंट। ठीक है, जीरो कूपन डिवेंचर का मतलब ये है, जीरो कूपन डिवेंचर का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि किस रेट से हम डिवेंचर होल्डर को ब्याज देंगे। और डीप डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो डिवेंचर का फेस वैल्यू है उससे वो कम पर इशू हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है। ठीक है, और उसका रिडम्पशन किस पे होगा? पार पे, और जो बीच का डिफरेंस है वही क्या है? उसकी इनकम है, यानी वो डिस्काउंट है। ऐसा 1000 का डिवेंचर है, मान लो फेस वैल्यू 1000 है, और ये इशू हो गया 750 रुपए में। ये इशू कितने में हो गया? 750 में। अब कंपनी आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे, मतलब ब्याज नहीं देगी, जो बीच का डिफरेंस है। मतलब आज आपने कंपनी को कितने दिए? 750। जब आपका रिडम्पशन होगा तो कंपनी किस पे करेगी? तो ये 250 रुपये जो है वही क्या है आपका? प्रॉफिट मानो या इंटरेस्ट मानो, जो मानना है मान लो। ठीक है, बढ़े अपन आगे। तो ये 12 टाइप के हो गए डिवेंचर, मैंने उस, चलो ठीक है, बराबर है, आगे बढ़े। चलो अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर। किसी को कुछ पूछना है? सर ये तो रिवाइज करा रहे तो क्या पूछना है ना, थोड़े दिन पहले की ही तो बात। चल देखो, तुम नहीं आए थे उस दिन। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर लिख लो एमपी बोर्ड वालों। तुम्हारे पेपर में यदि इनमें से कोई एक दो नाम ना मिल जाए तो ओपन ऑफर है ना। ठीक है, चलें अपन आगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हेडिंग है हमारी इशू ऑफ डिवेंचर। और इशू ऑफ डिवेंचर कैसे होते हैं? डिवेंचर इशू होते हैं दो तरीके से, एक होता है इन कैश और दूसरा होता है इन काइंड। इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब है अदर देन कैश। जैसे तुमने शेयर इशू किए थे और उसके बदले एसेट्स ले ली थी, वैसे ही डिवेंचर के बदले भी तुम क्या कर सकते हो? एसेट्स ले करके और उसको डिवेंचर के रूप में पेमेंट दे सकते हो। गुर्जर साहब थे क्या अपन उस दिन? ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया कभी आज तक? कुछ याद आ रहा हो? गलती तो करते ही नहीं हो तुम। ऐसा कुछ कहीं मतलब कोई सेटिंग वेटिंग हो तुम्हारी तो बताओ यार, हैं? इनको भी टिप्स दो। तो अच्छा, जब कैश में डिवेंचर इशू होगा तो पेमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बिल्कुल शेयर के जैसे ही होंगे। कैसे? अलॉटमेंट, सॉरी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना, प्रेम पत्र भेजोगे तो रिश्ता बढ़ता है आगे, है ना। ये देखो मंदा अनुभवी है। चलो, अलॉटमेंट और कॉल। और कॉल में वही शेयर जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। फोन तो कितनी बार भी लगा सकते हो यार, 199 में तो फ्री होता है। चलो ठीक है, ये तो हो गया इशू ऑफ शेयर इन कैश। एक साथ पूरा पैसा ले लो, या फिर तुम पहले रस कहो, फिर गुल कहो, फिर ले कहो। इस तरह तुम रसगुल्ले के टुकड़े भी कर सकते हो, है ना, इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो टर्म्स ऑफ इशू होती है, टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ इशू 3 होती है। एट पार, एट पार के बाद एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है, और एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होता लेकिन डिवेंचर इशू होता है। ठीक है, बराबर।
शुरुआत करनी है अब अपने को जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्रियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसी किस में थी, शेयर्स में, है ना, वैसी की वैसी। बस तुम्हें शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखना है, डिबेंचर, क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये उधारी है, लोन है। अच्छा सर, शेयर्स में सब्सक्रिप्शन था, यहाँ भी है सब्सक्रिप्शन। सर शेयर्स में सब्सक्रिप्शन था, पार मतलब फुल, अंडर और ओवर, यहां भी होता है क्या? हाँ यहां भी होता है। ठीक है सर, हमें करना है क्या? तुम्हारी इच्छा है ना, पढ़ना तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इनके शेयर, इनके क्वेश्चंस नहीं आते। उसके बाद तुम्हारे लिए खास मौका है, डिबेंचर तीसरे तरह की से भी इशू होता है, और उस तरीके को बोला गया है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लेना। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलैटरल मतलब एक के साथ एक फ्री, दिवाली धमाका, है ना। जब आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू उधार देने वाले को कम लगे, तो उसके साथ में आप उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी देते हो, और उस एडिशनल सिक्योरिटी देने के लिए आपने मान लो डिबेंचर इशू कर दिए, तो वो फिर वो क्या कहलाता है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, बराबर, डन। आगे बढ़े, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, हटा दूं। चलो, तो अब हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर, और उसका पेमेंट कैसे होगा, लमसम। तो अब हमारी शुरुआत इशू ऑफ शेयर से, सॉरी डिबेंचर से। और डिबेंचर हम कैसे इशू करेंगे, पेबल इन लमसम, पूरा पैसा एक साथ आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब इसमें क्या, पार, एट पार। ठीक है, एट पार, यानी जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है वही क्या है, इशू प्राइस। शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली 10 रुपए होता है, लेकिन डिबेंचर का फेस वैल्यू नॉर्मली 100 रुपए होता है। यदि क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया डिबेंचर कितने रुपए का है, तो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू हमेशा कितना होगा, 100 रुपए तुम मानोगे। ठीक है, स्पेसिफाई कर देता तो दैट्स वेरी गुड, नहीं करता तो 100 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़े, कदम कदम बढ़ाएं, है ना। चलो देखो, तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल से निपटा देता हूं। और मेरा एग्जांपल है, मैं 3 टुकड़े कर लेता हूं इसके, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ले लेते हैं अपन @20%, प्रीमियम ले लेते हैं @10%। ठीक है, शुरू करें, है ना। देखो एंट्री, मान लो कि एक कंपनी है और मैं अपनी ही कंपनी एक खोल लेता हूं। ठीक है, और मैंने इशू कर दिए 10,000 डिबेंचर, 10,000, 12% के डिबेंचर मैंने इशू कर दिए। सर ये 12% का क्या मतलब है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिबेंचर जब भी तुम पढ़ोगे तो वहां पर कुछ परसेंटेज हमेशा लगा मिलेगा, घबराना मत, ये सिर्फ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम्हें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पड़ोसियों पढ़ लो। चलो देखो, ठीक है, बराबर है ना, कोई समस्या है क्या? नहीं। देखो पहली एंट्री क्या होगी, अच्छा @100 लिख देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे फिर लिखा नहीं, है ना। बता दिए फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपये होती है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर है 100 रुपये का, टोटल कितना हो जाएगा। देखो घबराना नहीं, किसी का भी 10, 100 का गुणा करना हो ना, तो जो नंबर है उसके पीछे कितने जीरो लगाना है, 2 लगा दो। यहाँ कितना आएगा
10। फिर 2 यहाँ लिखोगे डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो डेबिट है वही क्रेडिट, क्योंकि तुमने बचपन से ही पढ़ रखा है डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर होल्डर, टू 12% डिबेंचर। ठीक है, टू 12% डिबेंचर। सर 12 ही लिखना है क्या? नहीं, जो क्वेश्चन लिख के देगा वो परसेंट लिखना है ना, अपन ने 12 ले रखा है। बराबर, ये हो गया तुम्हारा लमसम का। पार पे प्रीमियम पे है तो देखो 100 का आइटम है प्लस 10 एक्स्ट्रा लिए तुमने, 110 में टिका दिया अगले को, तो तुमको इस बार बैंक में कितने मिले? 100 मिले को 110? 110 मिले ना। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 110, यानी यहां कितना आएगा, 11 लाख। टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 11 लाख। सेकेंड एंट्री क्या करोगे गाइस, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तुमको मैंने एक चीज बताई थी शेयर्स में, टू 12% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां 11 लाख, लेकिन तुम डिबेंचर में कितने लिख सकते हो, फेस वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, डिबेंचर में फेस वैल्यू से ज्यादा क्रेडिट नहीं होगा। तो 10,000 इंटू 100, यानी डिबेंचर में मैक्सिमम क्रेडिट कितना होगा, 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो एक्स्ट्रा है वही तो क्या है, प्रीमियम है। जो एक्स्ट्रा है वही तो प्रीमियम है। यानी तो कितनी है प्रीमियम, 1 लाख। ये कंप्लीट। ठीक, एट डिस्काउंट। तुम्हारा आइटम कितने का, 100 का, माइनस 20, बेचा कितने में तुमने, 80। बैंक में तुमको कितने आएंगे, 80। तो एंट्री नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 10,000 जो डिवेंचर है इंटू 80 का एक, यानी यहां कितना आया, 8 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 8 लाख। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिस्काउंट है, लॉस है, लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहां आएगा डिस्काउंट ऑन इशू टू 12% डिवेंचर। यहां पर आएगा 8 लाख, यहां पर आएगा 10 लाख, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक, 2 लाख कैसे आया, 20 रुपए का डिस्काउंट है 10,000 पे, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। ये तुम्हारा लमसम का क्वेश्चन है, पार प्रीमियम डिस्काउंट दोनों में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता इसमें। सर एक क्वेश्चन और करा दो, बहुत टफ है, ऐसा बोलोगे ना तो चलो ठीक है, कभी कुछ लगे तो बता देना। धन्यवाद।